समझा, तू लोग पहले ही अति कर दे। द रेन ऑफ ये रीजन ऑफ टेरर। इसमें क्या है, अब हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, इसी में पार्ट 4 है। देखो अभी तक हम लोग क्या चल रहे थे कि देखे थे कि फ्रांस में किसका शासन आ गया था, कन्वेंशन का। पढ़े थे लास्ट टॉपिक। कन्वेंशन के अंदर फ्रांस क्या बन गया था फर्स्ट टाइम? रिपब्लिक। कब बना था रिपब्लिक फ्रांस? 22 सितंबर 1972। बेटा याद करते रहो, समझे, उलझ जाओगे नहीं तो। कन्वेंशन के अंदर फ्रांस क्या बन गया? रिपब्लिक। रिपब्लिक बना। इस रिपब्लिक कन्वेंशन व्यवस्था स्थापित करने में या फ्रांस के संविधान में चेंज कराने के लिए सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाया था? कौन आदमी? वो मैक्समियल रोबेस्पियर। मैक्समियल रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का लीडर। हाँ, एमआर। तो इसी का अब शासन चलेगा फ्रांस में। तो इसी के शासन को या तो तुम कह दो कन्वेंशन का रूल के अंदर चल रहा है, इसका शासन चल रहा है ना, हाँ। तो इसका जब शासन आएगा, जैसे मोदी काल चल रहा है, लोकतंत्र है, लेकिन काल किसका चल रहा है? मोदी काल। इसी तरीके से फ्रांस में अभी रिपब्लिक है, कन्वेंशन का शासन चल रहा है, लेकिन कौन आदमी अभी रूल करेगा हेड बन के फ्रांस में? मैक्समियल रोबेस्पियर। तो मैक्समियल रोबेस्पियर के पीरियड को कहते हैं हम लोग द रेन ऑफ टेरर। इसका शासन एक ही साल तक चल पाया। कब तक चल पाया? एक ही साल तक, 1793 से लेकर 1794। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही साल तक चल पाया इसका शासन? और द रीजन ऑफ टेरर मतलब इसका मतलब है आतंक का माहौल। इसके हिंदी करेंगे तो क्या होगा? आतंक का माहौल। क्यों बोला जाता आतंक का माहौल? क्योंकि बहुत ही खतरनाक आदमी था। ये अच्छा चाहता था, लेकिन हम मान लो कि तुमको पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम होमवर्क बना के नहीं आएगा तो पैंट खोल के लटका दे उल्टा। ये कौन सजा हुआ? सजा भी लीनियंट होना चाहिए जिससे कि सीखे आदमी। तो इसको जो सजा देना पड़ता था तो सीधे किसी को भी गुलिटीन कर देता था। जैसे राजा को तो मरवा ही दिए गुलिटीन, ठीक है। और भी किसी पे अगर शक हो जाए कि ये जो है फ्रांस के खिलाफ है, तो शक के आधार पर भी सीधे गुलिटीन कर देता। यहाँ का इसका मिनिस्टर लोग भी बताया कि देखिए इतना भी ठीक नहीं है, मतलब सोच समझ के काम कीजिए, इतना क्विक एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो रूल तो अच्छा ही करता था, लेकिन इसका जो रूल करने का तरीका है डिफरेंट है। इस कारण ये भी बुलेटिन हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794। कैसे याद रखेंगे? 1791 में फ्रांस का संविधान बना था और 1792 में फ्रांस रिपब्लिक बना था, और उसके अगले साल से 1793 से 1794 में क्या चलेगा? द रेन ऑफ टेरर। और फिर से क्रोनोलॉजी याद कीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो रोबोस्पियर लीडर नोन एज द रीजन ऑफ टेरर। रोबोस्पियर टाइम पीरियड नोन एज द रेन ऑफ टेरर। रोबोस्पियर के समय काल को क्या कहेंगे? द रेन ऑफ टेरर। और फिर सेकंड पॉइंट में बता दीजिएगा कि देखिए ये लिखना होगा हमेशा आंसर में कि देखिए फ्रांस में स्टेट जनरल था तो उस समय मोनार्की था। फ्रांस में जब नेशनल असेंबली आया तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। फ्रांस में जब कन्वेंशन आया तो उस समय क्या बन गया? फ्रांस रिपब्लिक। और इसी को क्या बोलते हैं? मैक्समियर रोबोस्पियर। इसी के साथ रीजन ऑफ टेरर, हाँ, तब ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो जो रोबेस्पियर फॉलोड करता था पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रोबेस्पियर का पॉलिसी क्या चीज़ था? कंट्रोल करना और पनिशमेंट देना। जैसे बलबन अपना था भारत में रक्त और लौह की नीति। अब इसको जो इस सिचुएशन का क्या हो गया? सिचुएशन क्या हो गया ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर में? क्या क्या हुआ? इफ एनी वन फाउंड गिल्टी दे वेयर गुलिटेनाइज्ड। इसके समय क्या क्या हुआ? ये इस पॉइंट ये बता रहा है। जैसे कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, मतलब अपने समय के दौरान कौन कौन से काम किए ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो एक तो बुलेटिन व्यवस्था को ला ही दिया। कोई भी चीज़ फाउंड गिल्टी पाया तो उसको बुलेटिन कर दो, मतलब चाकू से और जो मशीन था उससे कटवा देता। दूसरा था कि मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया किस पे? वेजेस एंड प्राइसेस पे। मतलब मैक्सिमम सीलिंग मतलब कि वेजेस मतलब क्या होता है? वेतन। प्राइस मतलब क्या होता है? दाम। तो जैसे कि ब्रेड का दाम है तो चाहे कुछ भी हो जाए ब्रेड 10 रुपया से आगे नहीं बिकना चाहिए। ये चीज़ सेटअप कर दिया। अब महंगाई बढ़ रहा है, 10 रुपये में ब्रेड मिलेगा। फिर मीट एंड ब्रेड वेयर रेशनलाइज। मीट और ब्रेड को क्या किया गया? रेशनलाइज किया गया। रेशनलाइज मतलब और भी जगह इसको उपलब्ध कराया गया।
इक्वालिटी प्रैक्टिस्ड इन फॉर्म ऑफ स्पीच, इक्वालिटी दिया लेकिन स्पीच आप बोलिए, आपको जो बोलने का मन है बोलिए, आप गलती बोलिएगा तो बुलेटिनाइज हो ही जाइएगा, ठीक है। चर्च कन्वर्टेड इनटू गवर्नमेंट ऑफिस, चर्च वगैरह को छीन लिया, बोला कि भागो यहाँ से, अभी सरकारी ये दफ्तर बन जाएगा, पादरी सबको भगा दिया। पीजेंट फोर्सेड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन इन द मार्केट, पीजेंट को बोला गया कि गांव से निकाल के ग्रेन को कहाँ लाइए, मार्केट में। तो देखकर सब काम तक ठीक ही कर रहा है, लेकिन इसका जो शासन करने का तरीका था वो अलग था, बहुत क्यों लेता था। तो हम लोग जान गए कि बताइए सिचुएशन क्या हो गया था ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर में। तो मीट एंड राशन वी आर रैशनलाइज, उसके बाद मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया किस पे, वेजेस पे और प्राइसेस पे। उसके बाद क्या किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, ठीक है ना। उसके बाद तुमको चर्च को किस में कन्वर्ट कर दिया था, सरकारी दफ्तर में। उसके बाद पीजेंट को फोर्सेड किया कि तुम ग्रेन को ले आओ मार्केट में गांव से निकाल के। अब कोई चीज कोई भी फाउंड गिल्टी पाता था उसको क्या कर देते थे, बुलेटिनाइज कर देते थे। अब इन सब चीज का इम्पैक्ट क्या हो गया, इन सब चीज का इम्पैक्ट क्या हो गया, तो रोबोस्पियर अरेस्ट किया किसको। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, जैसे कि मान लें रेन ऑफ टेरर का इम्पैक्ट क्या हो गया। रेन ऑफ टेरर में समझिए कि रोबोस्पियर पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोलते थे। इसका विकास कैसे हुआ था, हम ये भी बताएं कि इसका विकास कई मतलब कन्वेंशन के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद हम रोबेस्पियर पॉलिसी कैसा अपनाता था, कंट्रोल एंड पनिशमेंट का। फिर हम जाने थे कि रोबेस्पियर के समय सिचुएशन या रेन ऑफ टेरर के समय फ्रांस में क्या क्या सिचुएशन था। जो सिचुएशन जितना हुआ तो इससे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रांस की जनता पे, तो इसका इम्पैक्ट बताएं। तो रोबेस्पियर को अरेस्ट कर दिया गया, गुलेटनाइज कर दिया गया 1794 में, और इसी के साथ द रेन ऑफ टेरर फ्रांस में समाप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टरी शासन, डायरेक्टरी रूल। अब आगे फ्रांस में क्या गया, डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। देखो फिर इसको क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। जब स्टेट जनरल था तो किसका शासन था, मोनार्की का। नेशनल असेंबली था तो किसका शासन था, फिर कन्वेंशन आया तो किसका शासन हो गया, रिपब्लिक। इसी कन्वेंशन के अंदर से रीजन ऑफ टेरर आ गया तो किसका शासन था, रोबेस्पियर। फिर इसी के बाद किसका शासन आएगा, डायरेक्टरी रूल का। देखो डायरेक्टरी रूल में क्या आएगा, देखो हम लोग बता रहे हैं डायरेक्टरी रूल कब आया। तुम बोलोगे रोबेस्पियर को समाप्त करके, रेन ऑफ टेरर को समाप्त करके, तब उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है फ्रांस में। वहाँ के लोगों को क्यों शासन व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा, जब फ्रांस गणतंत्र बन गया तो वही रहने देता, आदमी को चेंज करता है, शासन व्यवस्था को क्यों चेंज कर रहा है। थीम समझ में आ रहा है इसे, डायरेक्टरी वाला रूल क्यों लाया। देखो फ्रांस की जनता महसूस किया किसी भी आदमी के हाथ में, एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं देना चाहिए, पावर को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब सत्ता का डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब पूरा मोदी पूरा भारत चला, इसे कैसे हो सकता है, जो मन में ऐसा करेगा। और भी मिनिस्टर है कि नहीं उसके साथ, फिर चीफ मिनिस्टर भी है राज्यों में, फिर क्या है, वार्ड विधायक है, फिर वार्ड पार्षद है, फिर मुखिया है। इस तरीके से शासन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि नहीं बहुत सारे लोगों में। तो फ्रांस में अब यही होगा, डायरेक्टरी रूल के अंदर फ्रांस में ये अनुभव किया जाएगा कि एक हाथ में पावर नहीं देना चाहिए, वरना जो मन में आएगा सो करेगा। अब एक बात याद रखना चाहिए कि जो रोबेस्पियर था, रोबेस्पियर किस क्लास से आया था उठ के, दिमाग लगाओ, मीडियम क्लास का होगा, अमीर होगा। आप तो बोलते लोअर मिडिल क्लास का। कैसे, क्योंकि वो स्लैब व्यवस्था मसीहा था, ठीक है। तो इस अब याद है तुमको एक चीज, यहाँ पे देखो एक चीज, रोबेस्पियर से पहले किसका पीरियड था, नेशनल असेंबली का, कन्वेंशन के अंदर नहीं आया। नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था सिस्टम। अच्छा, नेशनल असेंबली में जो लोग थे उस समय सत्ता किसके हाथ में था, थर्ड स्टेट के हाथ में। थर्ड स्टेट में भी क्या किसके हाथ में, जो एजुकेटेड एंड प्रॉस्परस, तो जो अमीर भी थे, पढ़ने लिखने में शिक्षित भी थे, उसके हाथ में था, ठीक है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। लेकिन हम बोले थे एक लाइन, लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपुल डिमांड द रिवॉल्ट विल कंटिन्यू, चेंज विल कंटिन्यू एंड डिमांड फॉर द चेंजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बहुत सारा जनता अभी भी चाह रहा था कि संविधान में चेंज हो, क्योंकि सत्ता जो है
राजनीतिक अधिकार दिया गया था, पॉलिटिकल राइट, जैसे वोट देने का और भी चीज़, तो वो दिया गया था सिर्फ अमीर को। 4 बिलियन लोग। तो अमीर के बाद किसका शासन आया फिर? गरीब का। थर्ड स्टेट में ही। फिर गरीब के बाद फिर अमीर का शासन आ जाएगा। अभी लोग फिर हावी हो जाएगा। डायरेक्टरी रूल के अंदर कौन आएगा शासन करने? द वेल्दियर मिडिल क्लास, यही नेशनल असेंबली वाला। कहेगा देख मार मौके पे चौका, गरीब को दिए तो देख लिया, खाया लाई ना पा देला बिलाई करने लगा है। तो वेल्दियर मिडिल क्लास। अब तो डायरेक्टरी रूल के अंदर कौन उभर के आएगा फिर से? वेल्दियर मिडिल क्लास। क्रोनोलॉजी समझ में आया? तो यही वेल्दियर मिडिल क्लास बोलेगा कि अब तो हम लोग का शासन फिर से आएगा, हम लोग जो कहेंगे वही चलेगा, और सत्ता सबके हाथ में नहीं देना है, सत्ता सबके हाथ में देना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं, और संविधान में भी कुछ बदलाव करेंगे। नेशनल असेंबली के खिलाफ संविधान में कौन बदलाव किया था? कन्वेंशन। जैकोबिन क्लब ये सब डिमांड किया। जैकोबिन के खिलाफ कौन करेगा? डायरेक्टरी रूल। आओ समझ में आया है ना घोंचपुच? अब यहाँ पे देखो तो कैसे यहाँ पर बताए हैं कि फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट क्या हो गया? फॉल हुआ, गिरा, मरा तो गिरी किया ना, रीजन ऑफ टेरर समाप्त हुआ। गिव एन अपॉर्चुनिटी टू राइज द वेल्दियर मिडिल क्लास। जैकोबिन क्लब या रीजन ऑफ टेरर का समाप्ति एक अपॉर्चुनिटी बन गया, आपदा में अवसर खोज लिया। कौन? वेल्दियर मिडिल क्लास। यही वेल्डियर मिडिल क्लास। वेल्डियर मिडिल क्लास कौन थे? वही नेशनल असेंबली वाला लोग। तो वेल्डियर मिडिल क्लास इंट्रोड्यूस क्या किया? एक नया संविधान। वेल्डियर मिडिल क्लास इंट्रोड्यूस क्या किया? एक नया संविधान इंट्रोड्यूस किया। इस समय कब चल रहा है? 1975 का, 1795। तो देखो फ्रांस का संविधान बना था 1791 में, इसमें चेंजिंग हुआ फिर 1792 में, फिर चेंजिंग हो जाएगा कब? 1795 में। एक नया संविधान फिर बनेगा। पागल हो गया। ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या फीचर्स था? नया जो संविधान बनाएगा कौन बना रहा है बता तो? डायरेक्टरी रूल। उसके अंदर वेल्डियर मिडिल क्लास। तो डिनाइड द वोट ऑफ नॉन प्रोस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी क्या करेगा? वापस से गरीब लोग को छाट देगा, सभी को वोटिंग का अधिकार ना देगा। तो यही बोल रहा है डिनाइड द वोट ऑफ नॉन प्रोस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डिनाइड मतलब मना कर दिया कि जो नॉन प्रोस्परस सेक्शन का लोग है सब समाज में, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं देंगे। फिर उसके बाद क्या किया? इंट्रोड्यूस 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 काउंसिल बनाया, जैसे आज लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद विधानसभा है, इस तरीके से 2 काउंसिल वहाँ पर बना। तीसरा, अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। मतलब डायरेक्टरी रूल के अंदर क्या हो गया? एक तो कोई हेड होगा और इस डायरेक्टरी के साथ 5 वो एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा, ताकि अकेले ये रूल या कोई चीज़ का डिसीजन ना ले। फिर चौथा क्या हो गया? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव, है ना, किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं आए, जैसे जैकोबिन के अंदर में आ गया था। ठीक है। ये सब तो इसका क्या हुआ? नया संविधान में क्या क्या चेंज हुआ? ठीक है। बट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विद इन एग्जीक्यूटिव ओपन ए वे फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन अब देखो हम कह रहे कि ये आदमी है, 5 आदमी है रूल करने वाला, इसके साथ सहयोगी है, 5 में मतभेद भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दोनों काउंसिल में भी मतभेद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या कहना हम भी काम करेंगे, वो कहेंगे वो काम करेंगे। अकेले था तो खुद डिसीजन ले लिया, मतलब फ्रांस की जनता को कोई भी चैन नहीं है। अब साथ मिल के है तो आपस में झगड़ रहा है, बोल रहा है मेरे अनुसार काम चलना चाहिए, मेरे अनुसार। तो इससे क्या हो गया? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया, मतलब राजनीतिक अस्थिरता हो गया। अब इस राजनीतिक अस्थिरता क्या करेगा? ये जगह खोलेगा, एक रास्ता खोलेगा नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस में शासन करने के लिए। तो दिस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड ए वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। देखो तो डायरेक्टरी रूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या पढ़े हम लोग। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि डायरेक्टरी रूल कब से चलेगा? 1795 से 1799 तक। ठीक है, लगभग 4 साल तक चला। हम ये बता दिए थे कि रीजन ऑफ टेरर समाप्त हुआ था
तो इसके बाद आया था गैरकी रूल, जिसमें कौन आदमी राइज करेगा? मिडिल क्लास फैमिली। वेल्दियर मिडिल क्लास। फिर उसके बाद हम क्या पॉइंट बताएं कि जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हुआ, वैसे ही वो ने कहा दिखा give an rise got a rise an opportunity of got an opportunity to rise the wealthier middle class। ये तो जैसे ही जैकोबिन क्लब का फॉल डाउन हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम किया कि वेल्थियर मिडिल क्लास क्या हो जाए, राइज हो जाए। अब ये वेल्थियर मिडिल क्लास जब शासन में आ गया था कि नया संविधान बनाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जिसका 5 फीचर्स है। ये डिनाइड द वोट फॉर द नॉन प्रोस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पीपुल, जो नॉन प्रोस्परस है उसको वोट देने से मना कर देगा। फिर अगेंस्ट द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन पीपुल लाइक जैकोबिन, अंदर एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ रहेगा। तीसरा ये किया था कि 2 इलेक्टेड काउंसिल बनाया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। चौथा ये किया अपॉइंटेड के किसको, डायरेक्टरी को, विथ 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव। डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया कि तुम 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ मिलकर काम करोगे। लेकिन इन सब सिस्टम का क्या असर पड़ा कि ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ला दिया, और यही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एक रास्ता, प्रोवाइड ए वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। यहीं से क्या जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। मतलब अब नेपोलियन बोनापार्ट आ गया तो क्या दिक्कत है, इधर देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर से राजतंत्र आ जाएगा, डिक्टेटर रूल आ जाएगा। जबकि फ्रांस का जनता कितना लंबा सफ़र किया, राजा के खिलाफ ना कर रहा था, डिक्टेटर के खिलाफ इतना लंबा सफ़र किया, ये सब डीज डेट हुआ, फिर से फ्रांस वहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है, चैप्टर खत्म। देखो अब यहाँ पे शब्द गुलेटिन क्या है, अपने याद कर देना। एक मशीन है जो ब्लेड्स लगा रहा था 2 पोल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। विच पीरियड इज रेफर एज ए रीजन ऑफ टेरर? रीजन ऑफ टेरर किसको कहते थे? 1993 से 1993। नहीं, तुमको लग रहा अभी याद है, पहले दिमाग लगाओ, किसको कहते थे, उसे मत देखो। 1992 में आपको ये हुआ, क्या हुआ? फ्रांस का नया संविधान बना, हाँ, है ना। उसके बाद आपको जैकोबिन क्लब 1 का साल के लिए चला था, उद्धार हुआ। 1793 से 1794। राजा की समाप्ति के बाद ही जैकोबिन का नेता रोबोस्पियर आएगा, रिपब्लिक के समय। रोबोस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट। हाँ, कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी चलाता था। ऑल दोज हुम बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक वेयर अरेस्टेड। नहीं, सही बात तो बोल रहा है। जो भी जिसको भी लगता था कि वो इनेमी है, उसको अरेस्टेड करके गुलेटिन कर देता था। ए बी दोनों का सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, और ए सही, बी का ए एक्सप्लेनेशन बी करता है कि नहीं, कथन का एक्सप्लेनेशन कारण करता है कि नहीं। हाँ, पनिशमेंट या कंट्रोल चलाता था, क्योंकि अगर कोई भी आदमी गलत पाए तो इसको जेल भेज देता। क्योंकि से जोड़ के देखना है, कथन और कारण। जैसे हमने बताया कल कि किसु पढ़ाई करता है क्योंकि किसु बहुत मेहनत करता है, तो कथन सही है, कारण भी सही है। बीच में अभी दोनों को जोड़े कैसे कि इसका रीजन ये है, ये कथन का कारण सही बता रहे थे, क्योंकि करके। कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि करके। एक गुलेटिन क्या चीज़ था, एक डिवाइस था जिसे गर्दन काट देते थे बस, तो याद भी कर देना है डेफिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्रांस अंडर द रोबोस्पियर गवर्नमेंट? रोबोस्पियर गवर्नमेंट के अंदर फ्रांस में क्या क्या हुआ था, याद है? मोटा मोटी बताओ। रोबोस्पियर के समय में आपको रीजन ऑफ टेरर बोलते हैं, रीजन ऑफ टेरर 1793 से 1794। फिर गुलेटिन, ये आतंक मचा दिया, बुलेटिन वाला व्यवस्था लाया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, है ना। फिर ये लो वेजेस पे फोर्स किया, फिर से नहीं, मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया वेजेस पे और प्राइस पे। पहले मैक्सिमम सीलिंग एस्टेब्लिश्ड ऑन वेजेस एंड प्राइस, हाँ, या फिक्स वेजेस एंड प्राइस। उसके बाद और फिर ये पीजेंट्स को फोर्स किया कि अपना ग्रेन लेके आए मार्केट में। चलो तवा हम बनाते हैं ऐसे। लॉस प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइस वेयर इशूड। ठीक है, देखो ये तुम्हारा इंसेक्ट मेरे नहीं लिखा, लेकिन कितना डिफिकल्ट है। हम उसको छोटा शब्द में तोड़े हैं तब उस शब्द समझ में आ रहा है। ठीक है, पीजेंट्स वेयर फोर्सेड, देखो इतना बड़ा लाइन लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास, फिर उसको तोड़े कितना आसानी से। इक्वालिटी दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के फॉर्म में, देखो सब वही लाइन का है। चर्च को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में कन्वर्ट किया गया था। हाँ, तो यही ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑल ऑफ वो अब शब्द बदले हैं वहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा शब्द याद करें। गवर्नमेंट अति के लिए कर दिया गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट के लिए।
तो गवर्नमेंट बनाएगा तो सोसाइटी को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड, जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल किसके लिए अलाउ किया, किसको अपॉर्चुनिटी लगा आपदा में अफसर? जैकोबिन का फॉल ये वेल्दियर मिडिल क्लास। तो इसी से आएगा जैकोबिन का पतन किसके लिए अपॉर्चुनिटी बना, यही सवाल करना चाह रहा हूं। वेल्दियर मिडिल क्लास। अब आज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था डायरेक्टरी के तहत। डायरेक्टरी रूल में क्या क्या हुआ, मतलब यही पूछना चाह रहा है, मतलब उस संविधान में क्या क्या बदलाव लाया। तो वोट देने से मना कर दिया, नॉन प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सही है। इट इज प्रिविलेज, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल आया था। पावर जो है एग्जीक्यूटिव को दिया गया टू मेक हिम पावरफुल, इसको अभी रखते हैं। प्रोवाइड ए वे फॉर वोटिंग, गलत, तो क्या होगा ABC। एग्जीक्यूटिव को दिया गया था पावर, अकेले किसी आदमी को नहीं दिया गया था। डायरेक्टरी क्या है, तो इट इज एन, अब डायरेक्टरी शब्द पूछ रहा था ये क्या होता है। इट इज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 3 थर्ड स्टेट फ्रेंच सोसाइटी, नहीं डायरेक्टरी में तो वेल्दियर मिडिल क्लास आएगा। इट इज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ फ्रॉम द मेंबर ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट, ये भी नहीं लग रहा है कुछ सही। इट वाज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव है जो 5 मेंबर से मिल के बनेगा, और भी किससे, मिडिल क्लास का इस पे प्रभाव रहेगा। तो सी मतलब डायरेक्टरी कौन है ये बताना चाह रहा है। अब देखो अब क्या हुआ ना कि अब हम लोग क्या है, एक सेकंड यहाँ पे थे, हाँ यहाँ लगाए गो स्लाइड। 10th में मुलाकात होगी बच्चों नेपोलियन चाचा से, ठीक है, मतलब पूरा क्रांति हम लोग पढ़ लिए, तो फिर हाँ पूरा क्रांति पढ़ लिए, तो फिर ये 2 स्लाइड क्या है, तो देखो जैसे कि तुम क्या होता है कि तुम फिल्म देख लिया, तो फिल्म देखने के बाद एनालाइज नहीं करता है, अरे वो फिल्म में विलन ही काम किया था, चाहे हटाओ। शादी होता है तुम्हारे घर में, शादी पूरा हो गया था, कैसेट देखते हो, तू काम नहीं की थी शादी में, तुम एकदम काम नहीं की थी शादी में, तू बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया था। तो अब पूरा फिल्म देख लिए, अब हमको देखना है स्पेशली 2 चीज़ का रोल। एक तो क्या फ्रांस के रिवॉल्यूशन में महिला का भूमिका था, क्या महिला कुछ कर रही थी फ्रांस को क्रांति में। दूसरा दास लोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि वहाँ पे स्लेव सिस्टम क्या चीज़ था फ्रांस में जब क्रांति हो रहा था। तो फ्रांस की क्रांति के समय 2 एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है लास्ट में तुम्हारी बुक में, ये एक महिला का रोल और एक दास का रोल। तो उसके बाद चैप्टर खत्म। तो यहाँ पे देखो रोल ऑफ वोमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रांस में महिलाओं का क्या भूमिका था ये समझेंगे। तो सिचुएशन ऑफ वोमेन इन फ्रांस, पहले ये समझेंगे कि फ्रांस में महिला का सिचुएशन क्या चीज़ था। फिर वोमेन प्ले एक्टिव रोल इन रिवॉल्यूशन, तभी सिचुएशन से परेशान होकर क्या होगी, महिला भूमिका निभाएगी। अब तभी महिला का जब भूमिका निभाएगी, अपना आवाज़ मांगेगी अपना हक के लिए, तो सरकार इसके लिए कदम उठाएगा। सरकार कदम उठाएगा तो इसमें देखेंगे कि क्या लूफोल रह गया सरकार के कदम उठाने में, ठीक है। पहले क्या देखेंगे इसमें कि सिचुएशन क्या था, फिर क्या देखेंगे कि इस सिचुएशन को सुधारने के लिए महिला क्या क्या भूमिका निभाती है फ्रांस की क्रांति में। फिर इसकी आवाज़ सरकार सुनता है कि नहीं, सरकार सुना तो फिर उसके बाद देखेंगे सरकार क्या किया। अब सरकार में क्या सारा बात मान लिया था, नहीं। चलो अब देखते हैं। तो सिचुएशन ऑफ वोमेन इन फ्रांस, वर्किंग फॉर लिविंग, वर्क फॉर लिविंग। जब वर्क फॉर लिविंग मतलब होता है कमाने के लिए जीना या काम करना, जीने के लिए काम करना, ठीक है ना। जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था तो सारा लोग, जब मर्द का क्रांति में जाता था बाहर, चाहे स्ट्रेस वॉर ही डिक्लेयर हो गया था 1972 में, युद्ध पर गया, तो उसमें महिला ही घर संभालती थी। 1792 बार बार ये निकल रहा, तो घर संभालती थी। फिर दूसरा है मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस फॉर एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, अधिकांश महिला को जॉब करने और शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब नहीं कि सभी को नहीं था, सब नोबल क्लास को होगा ही, नोबल क्लास की महिला को, लेकिन क्लर्जी को भी होगा, लेकिन अधिकांश महिला को नहीं था। फिर देयर वेजेस लोअर देन द मैन, इनका वेजेस क्या चीज़ था, मैन से कम था। इनका वेतन क्या मिलता था, कम मिलता था। प्लस ये तो सामाजिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, राजनीतिक समस्या भी था इनके लाइफ में, इनको वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। तब ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कि वोमेन प्ले की एक्टिव रोल इन रिवॉल्यूशन, कैसे
अब जो समस्या हो गया तो उसके खिलाफ क्या क्या कही वुमेन, तो एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाए, जैसे जैकोबिन बनाया था, गरीबी का मसीहा बन गया, उसे वुमेन क्लब भी बना। फॉर्मेट द पॉलिटिकल ग्रुप, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिक वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन बाय, किसके द्वारा बनाया गया था, ओलंपे डी गॉस, तुम्हारे बुक में बड़ा फोटो दिया है उनका, ओलंपे डी गॉस, ठीक है ना। ओलंपिक डी गॉस नाम की एक महिला थी, उसके द्वारा फ्रांस में एक महिला पॉलिटिकल ग्रुप बनाया गया जो महिला की बात रखे, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। फिर जो ओलंपिक थी वही, ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लाइन 1971 में याद है, 1971 के संविधान में, हाँ तस्लीम हो गया है, एनालाइज कर रहे क्या क्या की, बाद में क्या सोच रहा है कि सब बाद में हो रहा है, फ्रांस की क्रांति के बाद पहले ही सो रहा है। तो 1971 में याद है ना कि संविधान बना था, तो क्या लिखा हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन, तो उसके खिलाफ हम बोले थे लाएगी अमक के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन, 200 साल लग गया। उसके 200 साल का लगा 1791, बार बढ़िया लिखा गया हो गलती, 1791, हम बोले 1971, 1791, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा में क्या है कि सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड राइट एंड मैन, मतलब वह प्रोटेस्ट की संविधान के खिलाफ और जो आदमी को अधिकार मिला है उसके खिलाफ, कि महिला को क्यों नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या किए, एक तो पॉलिटिकल क्लब बनाई जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट है वुमेन पॉलिटिकल क्लब, जिसका नाम क्या है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, किसके द्वारा बनाया गया, बाय ओलंपे डी गॉस। फिर ओलंपे डी गॉस राइट क्या की, रोड की डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, वुमेन एंड सिटीजन 1791 में। फिर प्रोटेस्ट की अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ मैन। और जब इसके साथ समस्या ये था, समस्या देख लिए क्या क्या अपना मांग रखी, ये देख लिए क्या क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगा अब ये देखेंगे। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव वुमेन लाइफ, गवर्नमेंट क्या क्या किया, तो स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, बहुत बढ़िया, सारे महिला के लिए स्कूल कंपलसरी कर दिया कि पढ़ाई तो करना पड़ेगा बेटा, रुचि को वहीं पे भेजना चाहिए। नॉट फोर्सेड टू मैरिज, मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं किया गया। तीसरा डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, डाइवोर्स मतलब पति पियक कर रहे थे, अब डाइवोर्स ले सकते हैं, पहले नहीं। वुमेन कैन रन स्मॉल बिजनेस, वुमेन क्या कर सकती है, स्मॉल बिजनेस रन कर सकती है। अब तो देखो फ्रांस की जनता कितना अच्छा अच्छा काम किया, ये फ्रांस का ये गवर्नमेंट, एक तो एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया, डाइवोर्स को लीगल बना दिया, इलीगल नहीं लीगल नहीं, मतलब ये पूछे कंपलसरी, हाँ करना ही है। फिर नॉट फोर्सेड टू मैरिज, मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया गया, अब वुमेन भी अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकती है। लेकिन ये सब चीज़ ठीक हुआ, बट फाइनली 1946 में फ्रांस के वुमेन को राइट टू वोट मिलेगा। इतना कुछ होने के बाद भी गवर्नमेंट में यही लूपहोल था कि वोटिंग अधिकार नहीं दिया था। तब हम लोग जान गए इसमें कि महिला का रोल क्या चीज़ था, सिचुएशन क्या चीज़ था, काम करने के लिए जीवन जीती थी। अब उसके बाद वो सब महिला को मिलता था मैन के हिसाब से, सबसे कम पैसा मिलता था। अब उसके बाद राइट टू वोट नहीं था, तो अपना आवाज कैसे उठाई, एक पॉलिटिकल क्लब मिलाई, एक पॉलिटिकल क्लब बनाई जिसका नाम था ओलंपिक नहीं, जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ओलंपिक के द्वारा। और उसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखी 1791 में, प्रोटेस्ट की संविधान के अनुसार, संविधान के खिलाफ और मैन के राइट के खिलाफ। उसका सरकार क्या किया, पढ़ाई लिखाई कंपलसरी कर दिया, डाइवोर्स को लीगल बना दिया था। उसके बाद तुमको क्या किया था, वुमेन अपना स्मॉल बिजनेस चला सकती है। इन सब के खिलाफ फाइनली एक चीज़ गवर्नमेंट से बच गया था कि राइट टू वोट नहीं दिया था। तो जैसे भारत का आज़ादी होगा 1947 में, उससे एक साल पहले याद रखेंगे 1946 में इसको राइट टू वोट मिल जाएगा महिला को भी। अब यहाँ पे देखो, एक बार राइट टू वोट आ ही गया था, एक बार हम जानते हैं कि राइट टू वोट सबसे पहली बार फ्रांस की जनता को कब मिला था, 1791 के संविधान में। वहाँ पे एक्टिव और पैसिव सिटीजन में कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर कब मिला था, उसके बाद 1995 नहीं, तो इसमें सिर्फ अमीर को मिला था ना। उसके बाद 1792 में जब जैकोबिन डिमांड रखा, संविधान बना था, उस समय भी चेंजिंग आया था रिपब्लिक के अंदर, तो उस समय सबको हुआ था। फिर लेकिन सबको अधिकार को समाप्त करके फिर 95 में सिर्फ प्रॉस्परस पीपल ही कर सकते हैं अंडर डायरेक्टरी रूल, जब संविधान नया बना, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ लिए वो वोमेन का देख लिए, अब इसी तरीके से एक पेज में पूरा लिख दिया हम किसका, Slave. स्लेव ट्रेड के बारे में, ठीक है ना, स्लेव Trade. ट्रेड के बारे में। तो देखो पहले जानेंगे, पहले कैसे कैसे जानेंगे, हाँ पहले है स्टेजेस ऑफ एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। मतलब फ्रांस में कभी कोई आता है स्लेव चालू कर देगा, कभी कोई बंद कर देगा, कभी फिर कोई चालू कर देगा, तो वो सिस्टम देखेंगे कैसे कैसे चालू हुआ और बंद हुआ। पहला पॉइंट में यही बताया है, पहला पैराग्राफ में। दूसरा में बताया है कि रीजन फॉर स्लेव ट्रेडली वाज प्रेवलेंट इन फ्रांस। मतलब कि ठीक है, तो लेकिन फ्रांस में स्लेव ट्रेड, जो स्लेव ट्रेड क्यों हो रहा था, मतलब दासों का व्यापार क्यों हो रहा था, इसमें ये बताया। ठीक है, तो इस दोनों कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा ये स्लेवरी वाला। तो दास प्रथा का अंत सब ये कैसे हुआ, तो बहुत सारे चरणों में हुआ फ्रांस में दास प्रथा का अंत। ओल्ड रिजिम, जब ओल्ड रिजिम था तब समझ में आ गया सब। हाँ वो 1789 से पहले स्लेवरी वाज क्या चीज़ था, प्रिविलेंट। मतलब फ्रांस में ओल्ड रिजिम के समय स्लेवरी क्या चीज़ था, प्रचलन में था। लेकिन जैसे ही नेशनल असेंबली आता है, नेशनल असेंबली मतलब 1789 के बाद, क्रांति के बाद जो बना, तो उस समय डिबेट होने लगा अबाउट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, बट इट वाज नॉट एबोलिश्ड। मतलब देखो ओल्ड रिजिम में क्रांति से पहले तो दास प्रथा था। जब क्रांति हो गया, नेशनल असेंबली आया, तो वहाँ लोग बैठा, तो वो लोग बात करने लगा कि दास प्रथा नहीं होना चाहिए, लेकिन समाप्त नहीं किया। ठीक है, अब जैकोबिन रिजिम अंडर कन्वेंशन, जैकोबिन रिजिम अंडर कन्वेंशन, मतलब जैकोबिन रिजिम या कन्वेंशन के अंदर क्या हुआ, तो पता है कि जैकोबिन तो खुद आ रहा था निचला वर्ग से, तो वो स्लेवरी को पहली बार फ्रांस में बंद करेगा। तो स्लेवरी वाज, तो एक लॉ पास करेगा, स्लेवरी वाज एबोलिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रांस। एक कैसे करेगा, एक लॉ पास करेगा, पासेड अ लॉ इन 1794। अपने बुलेटिन होने से जस्ट पहले एक लॉ पास करा था कि स्लेवरी को बंद करना चाहिए 1794 में। ठीक है, फिर नेपोलियन का रूल जब आएगा तो क्या होगा, तो नेपोलियन पता है ना कि डायरेक्टरी के बाद हो जाएगा। तो 1804 में ये फिर से अपना एक नियम बना देगा, स्लेवरी को क्या कर देगा, री इंट्रोड्यूस कर देगा। फिर लेकिन स्लेवरी फाइनली एबोलिश कब होगा फ्रांस से, 1848 में, 1848 में। तो देखो स्लेवरी कैसे कैसे चला, बिना देखे बताना। यहाँ देखो, जब ओल्ड रिजिम था, मतलब क्रांति से पहले 1789 से पहले, Slavery तो फ्रांस was में स्लेवरी क्या था, prevalent. प्रिविलेंट था, चल रहा था। इसके आगे के बाद नेशनल असेंबली आया, क्रांति जब हो गया 1789 के बाद, तो वो इस बंद समय हो गया। डिस्कस होने लगा अबाउट स्लेवरी एबोलिश बट नॉट एबोलिश। फिर उसके बाद जैकोबिन रीजन बोलो या कन्वेंशन रूल बोलो या अंदर रिपब्लिक बोलो फ्रांस को, तो इस समय जैकोबिन के समय, एक सेकंड बैठी, जैकोबिन के समय क्या हो गया कि फ्रांस में पहली बार क्या हो गया, स्लेवरी एबोलिश हुआ बाई पासिंग ए लॉ इन 1794। अपने मरने से कुछ टाइम हाँ, पहले। और उसके बाद नेपोलियन के समय क्या हो गया कि स्लेवरी को फिर री कर दिया गया। फाइनली स्लेवरी को कब बंद किया गया, 1848 में। ये समझ में आ गया स्लेवरी का एबोलिशन। अब रीज़न क्या है कि स्लेवरी क्यों प्रिविलेंट था फ्रांस में, पता है ना कि ओल्ड रिजिम से प्रिविलेंट है, क्यों होता था। तो इसे तो देखो, द स्लेवरी ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी इन फ्रांस, स्टार्ट हो गया था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड अकर्स बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इसमें ये रीजन जान रहे हैं कि स्लेवरी क्यों था प्रचलन प्रिविलेंट में। देखो एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, किसके किसके बीच में, अमेरिका, फ्रेंच, अफ्रीका के बीच में। ऐसे फिगर बना के बताओगे, बीच में लिखोगे स्लेव ट्रेड। तो देखो क्या होता था, फ्रेंच का जो लोग है, यहाँ पे दो पोर्ट था बंदर का, जिसका नाम है बॉर्डियोज अनेंटिस। ये तीन वो देश है, इसे मिला दे तो ट्रायंगल टाइप का बन रहा है इमेजनरी लाइन। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रेंच मर्चेंट लोग था, वो स्लेब को लाता था कहाँ से, अफ्रीकन कोस्ट से। यहाँ से लिया था कहाँ पे, अफ्रीका में स्लेब मिलता था। तो अफ्रीका से कहाँ लिया आया मर्चेंट लोग फ्रांस का, फ्रेंच में। यहाँ पे स्लेब लेबर लोग रहता था अफ्रीकन कोस्ट में। अब इसको कहाँ पर भेज दिया था, अमेरिका में। बताया ना यार, फ्रांस का कॉलोनी था अमेरिका में शुरुआत में, तो अपने जाके काम करेगा वहाँ पे। इसको लिया है यहाँ से, ठीक है ना, समुद्र के रास्ते पकड़ के। अब इसको भेज देता था अमेरिका में काम करने, ये काम करो स्लेब बना के। तब यहाँ पर क्या, अमेरिका में से क्या होता था, तो अमेरिका में से कैरेबियन कॉलोनीज है, कैरेबियन कॉलोनीज जैसे एक का नाम है, ये सब याद रखना, मार्टिन डियो, ग्यूला डिलूपे, सैन डोमिगो, पूरी पूरी याद रखना, मार्टिन ड्यू, ग्यूला डिलूपो, सैन डोमिगो,
इज इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ टैबोकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। मतलब यहाँ पे अमेरिका में कौन कौन, जो कैरेबियन कॉलोनीज है जैसे कि मार्टिग्यू, गुलाडिलो, ग्यूलाडिलो, सैन सैन डोमिगो, डिगो, एक इम्पोर्टेंट सप्लायर था किसका, टोबैको का, तंबाकू का, इंडिगो का, शुगर का, का। कॉफ़ी का, तंबाकू का, नील का, चीनी का, कॉफ़ी का। अब तो यहाँ पे उगता था ये लोग, तो यहाँ पे स्लैब से काम करवाता, अपना प्रॉफिट कमाता। तो हम जाने कि स्लैब ट्रेड क्यों पॉपुलर था फ्रांस में, प्रिविलेंट क्यों था। काम पहला कराने। बात बताएंगे कि स्लैब ट्रेड स्टार्ट हो गया था फ्रांस में 17वीं सेंचुरी में। दूसरा बताएंगे कि जो ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड एक बनता था, मतलब ट्रायंगुलर टाइप का व्यापार बनता था इन तीनों के बीच में स्लेबों का, यूरोप में, अफ्रीका में और फ्रेंच। अमेरिका में। अब यूरोप बोल रहे थे, इसका मतलब क्या, फ्रांस अब यूरोप फ्रांस में है, अमेरिका यूरोप यूरोपियन में नहीं कंट्री है। है। हाँ, तो इन तीनों के बीच बनता था। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो फ्रेंच मर्चेंट अफ्रीकन कोस्ट से लिया था स्लेव को, ठीक है ना। अब फिर अमेरिका में क्या होता था, जो कैरिबियन कॉलोनी जैसे मार्टिको, ग्यूलोडीलो, सैन डोमिंगो, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर है टोबैको का, इंडिगो का, शुगर का, कॉफ़ी का, इस सब का, इसी कारण ये होता था। इस तरीके से स्लेव भी समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आइए। यहाँ पे बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सिचुएशन ऑफ वुमेन। गलत क्या है, तो गलत क्या है यहाँ पे, ऑल द वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस ऑफ एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ये गलत है। दे दिया कुछ था को नहीं था, कंपल्सरी। हाँ, नोबेलिटी और समस्या क्लर्की बोल को रहा है, था ना। समस्या ऐसे पढ़ने में लगेगा कि बात सही है। समस्या क्या किस था, वर्क फॉर लिविंग, वेजेस उनका कम था, वोटिंग का अधिकार नहीं था। मोस्ट ऑफ द वुमेन को नहीं था, ऑल को नहीं, मोस्ट ऑफ द वुमेन रहता शब्द तो सही है, अधिकांश को नहीं था, लेकिन सभी को नहीं, अधिकांश को नहीं था, ऐसा नहीं कि सभी को नहीं था वहाँ पे काम करने और शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, सी गलत है, क्योंकि सभी को नहीं, अभी तो कुछ अमीर लोगों को ही काम करने, महिलाओं को काम करने और एजुकेशन पाने का अधिकार था। फिर से वोमेन स्टार्टेड देयर ऑन पॉलिटिकल क्लब, पता है ना, अपने समस्या का आवाज़ उठाने के लिए और न्यूज़पेपर और डिस्कस करने लगी वोटिंग राइट के बारे में। और तो इस वोमेन क्लब का नाम क्या चीज़ था, द सोसाइटी द सोसाइटी और रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, जो कि ओलंपिक डी गॉर्जियस द्वारा चलाया बनाया जाता गया था। था। फिर से द फ्रेंच वुमेन डिमांड द राइट ऑफ, फ्रेंच वुमेन किसका डिमांड कर रही थी, वोट का, हाँ कर रही थी। फिर से टू बी इलेक्टेड, नहीं, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, नहीं, ये ओनली ऑल है। ये सब होगा। इलेक्टेड वाला भी मांग रही थी, होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, राजनीतिक कम अधिकार तो मांग ही रही थी कि हमको हर एक चीज़ का राजनीतिक अधिकार दीजिए, तो ए ऑल द अबव। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस द वोमेन। टू 1791 में महिला को किस में रख दिया था संविधान, एक्टिव सिटीजन में कि पैसिव में? पैसिव में। पैसिव में, वही पूछ रहा है। 1791 में महिला को निष्क्रिय में माना था, तो बी सही है। फिर से रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस अ लॉ दैट हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वोमेन। मतलब बोल रहा है कि जो वहाँ का सरकार जो है, गवर्नमेंट काम किया महिलाओं के लिए, तो क्या क्या किया था, डाइवोर्स, वो क्या किया था, पॉलिटिकल स्ट्रगल को एंड कर दिया था, नहीं सब काम किया था, लेकिन इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल अभी एंड नहीं हुआ था, वो 1848 में होगा। तो क्या क्या किया था, तो स्कूल कंपलसरी कर दिया था। देखो इतना बड़ा लाइन है, सेम आंसर उसको छोटा किए। द फादर्स कुड नो लॉन्गर फॉर हिम द मैरिज एंड, तो मैरिज को क्या किया था, रोक दिया था, मैं पागल, मतलब फोर्सेड नहीं किया फोर्स था, नहीं किया था। डाइवोर्स को लीगल बना दिया था। ठीक है, तो ए बी सी, यानी कि कौन गलत है, डी ऑल द अबव सही है। क्वासी बोल रहा है इसमें, ए बी सी होगा। ठीक है, महिला को राजनीतिक अधिकार नहीं मिला, स्ट्रगल तो जारी था। तो वहाँ डेट नहीं दिया है ना, कहाँ नहीं दिया, डेट दिया, कहाँ डेट दिया, साल, तो हम कैसे उससे पता साल लगा? से नहीं, अब फिल्म देख लिया ना, फिल्म में कहीं से पूरा अभी रोल एनालाइज हो रहा है कहानी से, साल थोड़ी चल रहा है। और नहीं बताएं पढ़ाने से पहले किस तरीके से, पूरा देख लिए अब उस नहीं, पूरा देख लिए वो कहानी, अब उसमें से देख रहे हैं, अब डेट उट का मायने नहीं है। अंडर होम द गवर्नमेंट इशू ए लॉ आउटिंग द क्लोजर ऑफ वोमेन क्लब एंड बैनिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, किसके द्वारा वोमेन क्लब को बंद कर दिया गया था, बैन किया जा रहा था, जैकोबिन के समय, बहुत खतरनाक था, याद रखेंगे इसी तरीके से। ठीक है, When did the women in France, देखो क्या है इस सवाल, बीच में का लाइन हमें थ्योरी में नहीं था, मतलब कि वोमेन क्लब को बैन कौन करने लगा था, जैकोबिन, मैक्सवेल रोबेस्पियर।
ये आज़ादी कहाँ दिया था क्लब व्लब बनने का? थोड़ा सा डिक्टेटर वाला भाव था रिपब्लिक के अंदर भी। When did the women in the France want the right to vote? राइट टू वोट कब मिला? 1848। 1946 में भारत की आज़ादी से एक साल अच्छा हाँ, वो तो फंसाया गया, वो स्लेब बंद हुआ था। असेंबली में। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन कौन लाया था? 1791 में। ओलंपिक डे और महिला में तो यही काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गया, बता ही दिया एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं। यही देखो ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, ये क्या है? अफ्रीकन कोस्ट, फ्रेंच है, और ये अमेरिका है। यहाँ पे कैरेबियन कॉलोनीज था, मिरागो, डी, सांगो, ऐसे टाइप का था। वहाँ पे क्या क्या था? बुलेटिन। यहाँ पे शुगर, इंडिगो, पूछ सकता है, कॉफी और एक क्या था? शुगर, इंडिगो, कॉफी, तंबाकू, 4 वो चीज। इन 17वीं सेंचुरी में पता था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था यूरोप, अफ्रीका और किसके बीच में? और अमेरिका के बीच। अमेरिका के बीच में। इंडिया ने मार देना। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यही बनता है। द कॉलोनीज पता है ना, कैरेबियन कॉलोनीज था ये 3, वो कहाँ पर था? ये अमेरिका में था। जो कि इम्पोर्टेंट सप्लायर किसका था? वीट, राइस, बाजरा का। गलत। देखो कितना डिटेल में पढ़ा भाई, गलत है, यही फंसाएगा। कॉफी उफी का था। ये थोड़ी हो गई, गलत है, ऑप्शन मारा हुआ, ये गलत है। द रिलक्टेंस एंड गो टू मूव योर वर्क इन डिस्टेंस फ्रॉम फैमिलियर लैंड एंड द शॉर्टेज ऑफ लेबर। हाँ, शॉर्टेज ऑफ लेबर था तब ना भेजा था अमेरिका में। तो ए गलत है, बी सही है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन गलत मारा हुआ है, मतलब यहाँ पे इसको काटो। A is false but B is true. सी होगा। D. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्लेवरी रिवॉल्यूशनरी इन फ्रांस, ठीक है ना। तो इसके बाद तो को बताना है, स्लेवरी के बारे में पूछ रहा है फ्रांस में। तो बोर्ड जो साइंटिस्ट बोले थे कि यहाँ का जो मर्चेंट लोग था फ्रांस में, स्लेव ट्रेड करता था। अब ये इसके डिमांड के लिए नहीं समझ मेरा, फिर भी लैंग्वेज पता है नहीं सबको, देख के लग रहा कैसा ही होगा। फिर जैकोबिनिज्म के अंदर क्या हो गया? स्लेवरी एबोलिश किया गया फ्रेंच कॉलोनीज में। जैकोबिन के अंदर ही तो सबसे पहले किया गया, नेपोलियन फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। स्लेवरी सही तो है। तो कुछ पूछ रहा है इसमें, इनकरेक्ट, नॉन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, मतलब सारा सही, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आता है इसे सॉल्व करना ना? समझ में आता है। When was the legislation of the convention passed? स्लेवरी को कब, क्या पूछ रहा है? When was the legislation? कन्वेंशन के अंदर पूछा जा रहा है। जैकोबिन क्लब में। मतलब कब हुआ था? देखो मरने के कुछ समय पहले 1794। 1794 में आखिरी समय में मध्यम वर्ग कुत्ता तो दास प्रथा का अंत करेगा ही। देखो फ्रांस में 2 बार स्लेवरी एंड हुआ, एक तो रूल में 1794 में, एक 1848 में, याद रखेंगे इसे, विजिट करके नहीं पड़ेगा ना, भूल जाएगा, कम डेट है इसमें। When was the slavery finally abolished in the France? 1848, ये फाइनली बंद हो गया। The ideas of डैश एंड डैश पॉपुलर हुआ था फ्रेंच में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक लीगेसी भी है, विरासत भी है जो सारे देश को मिला। क्या चीज का आइडिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बंधुता, स्वतंत्रता और तो ए दिया है, समानता। हो गया होगा गलती से। फिर से यहाँ पे देखो, इन इंडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंडिया पे प्रभाव पड़ा था। सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव पड़ा इंडिया में? महात्मा 2 आदमी को पूछ रहा, महात्मा गांधी को। एक राजा राम मोहन राय को, यही फ्रेंच का गुणगान गाते थे। एक है टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान फ्रांस से दोस्ती भी किया था, जैकोबिन क्लब से जुड़ा भी था, ठीक है। राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। इस बार के वैसे टीचर में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, तुम्हारा एनसीईआरटी का था। कमलेश अंकल हमको कहते हैं टीपू सुल्तान। चलो अब फिर से चलेगा।